उस परिवार के सामने बाकी जाट नेताओं की कोई औकात नहीं है। ये जनता ने इस चुनाव में साबित कर दिया। जब किसी को हराने पर आ जाती है तो चाहे उसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर ले, मुख्यमंत्री प्रचार कर ले, कितने ही मंत्री प्रचार कर ले, निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ता है। इस चुनाव को भटकाना चाहती थी कि मदन भैया बाहरी हैं, मदन भैया बाहुबली हैं, उनको भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम जनता ने किया। जाट नेता थे, उन्होंने मजबूती से मदन भैया के साथ मिलकर काम किया और जाट गुज्जर का जो गठबंधन इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनाया उसको मजबूत करने का काम किया। जाट और गुज्जर बाहुल्य एरिया है जिसमें उन्हें नेताओं को उन्हें बाहुबली कहते हैं और इसमें उनकी चाल ये चलने वाली नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को चुनाव में हराया है। मदन भैया की जीत का आधार क्या रहा, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए करण चौधरी सिरस्का जी हमारे साथ में मौजूद हैं। करण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से इस उपचुनाव में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का गठजोड़ हुआ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस गठजोड़ का तोड़ ढूंढ पाने में असफल रही? जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से मदन भैया ने खतौली विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, तो निश्चित रूप से छत्तीस बिरादरी के सहयोग से और गठबंधन का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि सभी जातियों ने मिलकर के मदन भैया को जिताया है। और मुख्य रूप से जो बिल्कुल बहुतायत में उनको वोट मिला है, जाट बिरादरी का वोट मिला है, गुज्जर बिरादरी का वोट मिला है, मुस्लिम समाज ने उनका भरपूर सहयोग किया है। और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती तो निश्चित रूप से बसपा का जो वोटर है, जो दलित समाज का वोट है, वो भी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया के पास जाने का काम हुआ है। और सभी छत्तीस बिरादरियों के सहयोग से, किसान जातियों के सहयोग से मदन भैया ने ये जीत दर्ज की है। और इसमें गठबंधन का भी बहुत अहम रोल है और ये छत्तीस बिरादरी के सहयोग से मदन भैया ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जनता ने गठबंधन प्रत्याशी को पसंद किया, तो क्या मैसेज ये जनता ने दिया है? निश्चित रूप से अगर किसानों के मुद्दे आप नहीं उठाएंगे, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तो अगर किसानों के गन्ने की बात आप देख लीजिए, वो गन्ने की बेल्ट का इलाका है मुजफ्फरनगर वाला, वहाँ पे इस बार भाजपा ने पूरी कोशिश की कि मुद्दों से ध्यान हटकाकर और हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर की जनता ने बहुत सूझबूझ का काम किया है, सरकार को चेताने का काम किया है कि अगर आप किसानों के मुद्दे पर अगर आप नहीं काम करेंगे, अगर युवाओं के मुद्दे पर अगर आप नहीं काम करेंगे, तो ये जनता है ये आपको हटाने का काम भी कर सकती है। तो ये मैसेज 2024 के लिए और 27 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे घंटी है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में जाटों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत चौधरी गठबंधन का एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे। डोर टू डोर जयंत चौधरी वोट मांग रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भूपेंद्र चौधरी चुनावी अखाड़े में मौजूद थे, संजीव बालियान चुनावी अखाड़े में मौजूद थे, मोहित बेनीवाल चुनावी अखाड़े में मौजूद थे। वो भी अपनी तरफ से राजकुमारी सैनी को जिताने का पुरजोर प्रयास कर रहे थे। लेकिन तो क्या जाटों ने एक तरह से जयंत चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, जयंत चौधरी को ही अपना नेता माना है? बिल्कुल, जाट समाज का ये मैसेज पहले से ही साफ था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर जाट समाज, गुज्जर समाज और मुस्लिम समाज, दलित समाज, सब समाज और सर्व समाज के साथ मिलकर यहाँ पर जिस तरह से मदन भैया की जीत हुई है, उसकी रूपरेखा पहले ही तय हो चुकी थी। कहीं ना कहीं गठबंधन का टिकट जब मदन भैया का हुआ और राष्ट्रीय लोकदल के जो कोर वोटर है, जो उनका मजबूत वोट माना जाता है, जाट वोटर, वो डट के इस बार राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में डट कर खड़ा हो गया। और उसका मैसेज ये साफ है कि जाट वोटर जो है वो किसी अन्य नेता के साथ नहीं है, उसने अपना नेता जो है जयंत चौधरी को ही माना है। ये इस रिजल्ट से भी साफ हो गया है। और इस रिजल्ट से ये भी साफ हो गया कि छत्तीस बिरादरी जब चाहें अगर इकट्ठा हो जाएं तो निश्चित रूप से भाजपा को हराने का काम कर देंगे। जब उनका मन होगा तब हरा देंगे। त्यागी समाज के नेता भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वार करते रहे। श्रीकांत त्यागी ने खुद वहां पर आकर चुनाव प्रचार किया। तो क्या त्यागी समाज का जो वोट था, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुका है?
जी, कुछ स्थानीय मुद्दे भी हो सकते हैं, क्योंकि जाट जो त्यागी समाज है वो जो नोएडा वाली घटना के बाद बहुत नाराज़ भी था और वो अपनी नाराज़गी जाहिर भी करना चाहता था। तो अब इसे उपचुनाव में उनको मौका मिला और सभी नेताओं ने, और जिस तरह से वहाँ पर त्यागी समाज के कई बड़े नेताओं ने भी प्रचार किया, तो त्यागी समाज का वोट भी गठबंधन के पास बहुतायत में गया और वो भी जीत का एक आधार है। क्योंकि अगर आप इस तरह से छोटी छोटी बिरादरी को नाराज़ करते चले जाएंगे तो तब आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुर्जर समाज के नेता, चाहे वह सांसद हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह मंत्री हो, वे भी लगातार राजकुमारी सैनी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और एक गुर्जर सम्मेलन भी वहां पर इन नेताओं के द्वारा किया गया था। तो क्या वो सब बेकार चला गया? क्या गुर्जर समाज मदन भैया के पक्ष में डटा रहा? बिल्कुल, गुज्जर समाज मदन भैया के पक्ष में आखिर शुरू से ही था और आखिरी तक डटा रहा। और चुनाव परिणाम वाले दिन भी जो जाट समाज था और गुज्जर समाज था, वो मजबूती से किसी भी अनहोनी से टकराने के लिए वो लोग तैयार थे और मदन भैया के पक्ष में गुज्जर समाज वहाँ खड़ा आया। और इससे ये भी मैसेज साफ चला गया कि एक गुज्जर समाज किसी पार्टी का वो बंधुआ नहीं रहा कि उनको किसी भी पार्टी का बंधुआ मिल रहा है। अपने विवेक से वे अच्छा फैसला कर सकते हैं। और मदन भैया के पक्ष में बिरादरी का जाना इस चीज़ का भी मैसेज है कि जो वहाँ जो नेता वहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया। जिस तरीके से इस उपचुनाव में जाट, गुर्जर, त्यागी, दलित, मुस्लिम इकट्ठा हुआ है, तो क्या आने वाले समय में भी यदि इसी प्रकार का गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खतरे की घंटी है? बिल्कुल, भाजपा के लिए खतरे घंटी भी है। और ये सब बिरादरियाँ इकट्ठा भी हुई हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन के नाम पर भी इकट्ठा हुई हैं, क्योंकि बसपा ये चुनाव नहीं लड़ रही थी। क्योंकि वो जो बसपा का वोटर है, क्योंकि मुस्लिम समाज भी बसपा से जुड़ा हुआ है, दलित समाज है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी बसपा से जुड़ा हुआ है, तो वो उसका वोट निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ ही जाना था, वो भाजपा के पास नहीं जाना था। तो वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पूरे उपचुनाव में। और आगे भी भाजपा को टक्कर यही समीकरण, आगे भी 2024 का उपचुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव होगा या 27 के आम चुनाव होंगे, उसमें भी निश्चित रूप से भाजपा को हार मिलने वाली है। अतुल प्रधान और चंदन चौहान भी लगातार खतौली विधानसभा में डेरा डाले रहे, लगातार मदन भैया को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे, तो उनका किस प्रकार का प्रभाव रहा? क्या अतुल प्रधान और चंदन चौहान जो गुर्जर समाज के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए गुर्जर समाज के नेताओं पर हावी रहे? दोनों नेताओं ने वहाँ पर बहुत मेहनत की उस सीट पर और उस मेहनत का फल मिला है। उपचुनाव में गठबंधन की जीत हुई है और चुनाव प्रचार बहुत लोगों ने, अन्य लोगों ने भी किया है, दोनों पार्टियों के लिए गुज्जर समाज के नेताओं ने किया है। लेकिन वहाँ पर बिरादरी के बीच एक मैसेज साफ था कि अपने को निकालना है। खतौली सीट के जो ग्राउंड लेवल पे जो जिन लोगों से हमने भी बात की, उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पर कोई चुनाव प्रचार करने के लिए आए या ना आए, वहाँ उन्होंने तो इस बार मजबूती से गठबंधन का साथ देना था और कहीं ना कहीं भाजपा को हराने का भी काम करना था। जाटों ने तो गुर्जर प्रत्याशी मदन भैया को इस उपचुनाव में अपना वोट देकर चुनाव जिताने का काम किया है, लेकिन क्या कभी ऐसा अवसर आए जाट समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े तो क्या गुर्जर समाज जाट समाज के लोगों को वोट देगा, जाट प्रत्याशी को वोट देगा, या फिर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होने का काम करेगा? गुज्जर समाज ने आरएलडी को वोट दिया है। शामली सीट पर प्रसन्न चौधरी को वोट मिला है और नाई दसन को वोट मिला है गुज्जर समाज का, जो कि कैराना सीट पर विजयी हुए थे। तो ऐसी बात नहीं है, पार्टियों के बीच भी अपना गठबंधन है और लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जिस सीट पर जैसा परिस्थितियाँ बने, स्थानीय मुद्दे भी उस चीज़ में बहुत मायने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं गुज्जर समाज भी और जाट समाज भी आपस की अंडरस्टैंडिंग अगर यही चलती रही तो ये भी आगे 2024 में भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। करण चौधरी जी, राजकुमारी सैनी के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने भी वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जनता जब किसी को हराने पर आ जाती है तो चाहे उसके लिए प्रधानमंत्री प्रचार कर ले, मुख्यमंत्री प्रचार कर ले, कितने ही मंत्री प्रचार कर ले, निश्चित रूप से हार का सामना करना पड़ता है। और गठबंधन की जीत ने खतौली में ये साबित कर दिया। और क्योंकि जनता के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया था और जो भाजपा इस चुनाव को भटकाना चाहती थी कि मदन भैया बाहरी हैं, मदन भैया बाहुबली हैं, उनको भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम जनता ने किया है। क्योंकि जनता जब उनको
ये कहा गया कि मदन भैया बाहर ही हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ते हैं। तो ये मैसेज जनता का साफ था कि जनता को जब भाजपा को हराने पे जनता आ जाएगी तो उसके सामने कोई भी मुद्दा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर सभा की, 2 बार भी उसके नज़दीक में सहारनपुर में भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। कहीं ना कहीं पूरा घेराव पश्चिम में मुख्यमंत्री ने करने का काम किया, लेकिन बिल्कुल भी वो काम नहीं कर पाया, वो सारा बेअसर रहा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलने का काम हुआ कि जिस तरह से हिमाचल में हुआ, उपचुनाव में हुआ, हालांकि इतनी प्रशासन की इतनी तानाशाही के बाद भी खतौली में और मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो ये भाजपा के लिए खतरे घंटी है। और निश्चित रूप से भाजपा को समझ लेना चाहिए कि अब उसका हिंदू मुस्लिम का कार्ड ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और किसान कौम मिलकर उसको परास्त करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो मदन भैया को बाहुबली कहा, लेकिन मदन भैया ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हम तो किसान परिवार से हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं, तो बाहुबली तो हम होंगे ही। बिल्कुल, जिस तरह से लड़ाई का प्रदर्शन वहाँ पर जाट और गुज्जर और मुस्लिमों ने मिलकर किया है, और प्रशासन की इतनी तानाशाही थी, चुनाव जिस दिन वोट डलनी थी उस दिन भी खतौली के सीओ का एक वीडियो वायरल हुआ था, और वो लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे थे। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को भी मैं खास तौर पे इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो वहाँ पर बड़े जाट नेता थे उन्होंने मजबूती से मदन भैया के साथ मिलकर काम किया, और जाट गुज्जर का जो गठबंधन इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनाया उसको मजबूत करने का काम किया। और कहीं ना कहीं भाजपा को ये मैसेज देने का काम किया कि उनकी तानाशाही हर जगह चल जाएगी, लेकिन इस किसान के जो बाहुल्य का ये एरिया है, जो ये जाट और गुज्जर बाहुल्य एरिया है, जिसमें उन्हें नेताओं को बाहुबली कहते हैं, और इसमें उनकी चाल ये चलने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से गठबंधन की जीत ने भाजपा को पीछे हटाने का काम किया है। जाटों के सब नेता एक तरफ और जैन चौधरी एक तरफ। जाट समाज तो हमेशा से ही चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह कई बार केंद्र में मंत्री रहे, और उन्होंने भी किसान कौम की लड़ाई कई बार आवाज़ उठाई। और कहीं ना कहीं उसके बाद जयंत सिंह ये विचारधारा आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो भी राज्यसभा सांसद हैं, तो उस परिवार के सामने बाकी जाट नेताओं की कोई औकात नहीं है। ये जनता ने इस चुनाव में साबित कर दिया है, क्योंकि गठबंधन को जिस तरह से जाटों का वोट इस बार मिला है, उससे ये साबित हो गया कि जाटों के नेता चौधरी जयंत सिंह हैं। चलिए, तो युवा नेता कर्ण चौधरी सिरस्का जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि गठबंधन प्रत्याशी को किस वजह से जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।